देखिए जी, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये दोनों में से एक मार्केट कंपलसरी है, एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट क्या होती है, कितने तरीके की होती है, इस पर ज़रा हम बात करते हैं। ये कह रहा है कि कैपिटल मार्केट इज़ ए मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। सबसे पहली बात तो कल मैंने आपको जो मनी मार्केट पढ़ाया, मनी मार्केट जो होती है वो होती है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके शॉर्ट टर्म फंड को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब कंपनी को या किसी सरकार को या बैंक को लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है तो उसको भाई कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। इट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड। इसके अंदर वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन और वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे जो लंबे समय के लिए फंड प्रोवाइड कराते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द इंस्ट्रूमेंट और इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंस फॉर शॉर्ट पीरियड अप टू 1 ईयर। इसके अंदर वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन या वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐड नहीं किया जाएगा जिसका टाइम पीरियड 1 साल से कम का होता है। ये सारे के सारे जो हमने कल पढ़े थे वो मनी मार्केट के थे, इन सबका मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 साल का था। यहाँ पे हम 1 साल के किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करेंगे। द कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कैपिटल मार्केट आर शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। वहाँ पे हमने जो कल पढ़े थे वो था कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, वो सब शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन यहाँ पे क्या है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पब्लिक डिपॉजिट, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन और वो सारे के सारे ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब लॉन्ग टर्म के अंदर डील करते हैं। तो ये क्या है, ये कैपिटल मार्केट है जो लॉन्ग टर्म के अंदर डील करती है। इसके इंस्ट्रूमेंट ये हैं और इन सब का टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा का होता है। मतलब मिनिमम तो एक साल से ज़्यादा का होगा, मैक्सिमम सबका अलग अलग होता है सब इंस्ट्रूमेंट का। तो अगर हम बात करते हैं इसके नेचर की या इसके फीचर्स की कैपिटल मार्केट के, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये भी जो है फाइनेंशियल मार्केट का ही टाइप है। तो ये क्या करती है, ये लिंक क्रिएट करती है सेवर और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में। क्या कह रहा है ये, कैपिटल मार्केट इज क्रूशियल लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। द कैपिटल मार्केट ट्रांसफर मनी फ्रॉम सेवर टू इंटरप्रेन्योरल बोरोवर्स। मतलब कहने का मतलब यही है कि पैसे को एक्चुअल में वहाँ पर लेकर चला जाता है जहाँ पे पैसे की एक्चुअल में ज़रूरत होती है। हाउस होल्ड सेक्टर से वहाँ पर पहुँचाना जहाँ पे ज़रूरत है, मतलब कि सेविंग यूनिट से डेफिसिट यूनिट पे पैसा ट्रांसफ़र करता है कैपिटल मार्केट। ये सबसे पहला वो है। दूसरा जो इसका फीचर है वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के अंदर डील करता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, यूटिलाइज इंटरमीडिएटरीज। इसका क्या मतलब होता है, कैपिटल मार्केट मेक यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज सच एज ब्रोकर, underwriters, depository, etc. These intermediator act as working organization of capital market and an very important element of the capital market। मतलब क्या हुआ बेटा इसका, कल मैंने आपको जो इंस्ट्रूमेंट बताए थे वहाँ पे मीडिएटर नहीं होते बेटा। इंटरमीडिएटरीज का मतलब मीडिएटर वहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। खासकर कैपिटल मार्केट के अंदर मीडिएटर यूज़ किए जाते हैं भाई। जैसे कि मेरे को शेयर खरीदने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले शेयर खरीदने अगर हम डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ब्रोकर चलते हैं, जैसे ग्रो है, ज़ीरोदा है, एंजल वन है, कई सारे हैं जो ऑनलाइन वो है। हाँ, अप स्टॉक है। तो ये सब क्या है, ये सब ब्रोकर्स हैं जो कि कैपिटल मार्केट के बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हैं, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। इन्हीं की मदद से हम शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड ये सब जो है बाय कर पाते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज यूज़ होती हैं। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द एक्टिविटीज़ ऑफ कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट की जो एक्टिविटी होगी वो क्या डिसाइड करती है कि किसी भी इकोनॉमी की कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगी। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पैसे से पैसे का बनना।
ठीक है। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इट्स कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू दोज who have surplus fund so that they invest more and more in capital market and encourage to save more profitable opportunity। कैपिटल मार्केट क्या करती है, उन सभी सरप्लस यूनिट को जो है अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और बदले में अच्छे रिटर्न, अच्छी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट होती है वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन पे चलती है। सॉरी, देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल मार्केट ऑपरेट फ्रीली, कह रहा है इस पर किसी का बर्डन नहीं होता, बट अंडर द गाइडेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, इस पर किसी का बर्डन नहीं है, लेकिन जो ये कैपिटल मार्केट है ये गवर्नमेंट की गाइडेंस और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली चलती है। दीज मार्केट फंक्शन within the framework of government rule and regulation। example, stock exchange work under the regulation of SEBI which a government body। SEBI कौन है? SEBI एक जो है गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, जो कि क्या करती है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट का काम करती है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई भी गलत काम ना हो सके, कोई भी घपला वगैरह ना हो सके, कोई भी फ्रॉड ना कर सके, ठीक है, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना कर सके। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर किसी को कंपनी की इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, और वो उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन का यूज़ करके शेयर को बाय और सेल कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए सेबी को कंडक्ट किया गया है। सेबी वैसे तो 1988 में ही आ गया था, लेकिन पहले वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं करता था, नहीं देखता था, लेकिन आपको भी पता होगा जैसे ही 1992 में जब हर्षद मेहता का कांड हुआ था, उसके बाद सेबी को जो है एक लीगली वो बोल दिया था कि आप जो है आप स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे, ताकि उस बंदे ने जिस तरीके का फ्रॉड किया था आने वाले टाइम में ऐसा कोई काम ना हो सके। ये 1988 में ही गया था सेबी, लेकिन 1992 में इसको लीगल वो मिली थी कि अब आप स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेंगे, आप देखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं, और वो रूल एंड रेगुलेशन कौन क्रिएट करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेबी क्रिएट करता है, क्योंकि सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है। तो पूरा जो कैपिटल मार्केट है वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन पे चलता है। इसमें कैपिटल मार्केट की एक्टिविटी डिटरमाइन करेगी कि इकोनॉमी की कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगी। यहाँ पे मीडिएटर का यूज़ किया जाता है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं, और सेविंग यूनिट और डेफिसिट यूनिट के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। ये इसके फीचर्स हैं, यह इसका नेचर है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज़ वन, ये ऊपर से ही उसका वो लिखा हुआ है, ये कोई खास वो नहीं है, यहाँ पे हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। कैपिटल मार्केट जो होती है वो दो तरीके की होती है, एग्जाम में कोई सी भी आ सकती है। कैपिटल देखो, या तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मनी मार्केट क्या होती है, उसके इंस्ट्रूमेंट बताइए। कंपलसरी मनी मार्केट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, मनी मार्केट के वो कुछ इंस्ट्रूमेंट दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई करो इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, केस स्टडी बन के। या कैपिटल मार्केट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट के ऊपर क्वेश्चन अगर आया तो प्राइमरी या सेकेंडरी पे ही आता है, या दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन खासकर जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम बात करने वाले हैं, ये दो तरीके की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं और सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं। देखिए हमने बोला भाई कैपिटल मार्केट जो है वो डील करती है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा इसके अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट क्या होती है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू इशू मार्केट। इसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। मतलब क्या हुआ इसका, एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, न्यू सिक्योरिटी आर इशू from the company। primary capital market directly contribute in capital formation because in primary market company goes directly to investor and utilize these fund for investment in building plant machine। कहने का मतलब क्या है बेटा, जब कोई भी कंपनी
बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, फर्स्ट टाइम मतलब उससे पहले आज तक उसने कभी सिक्योरिटी इशू करी नहीं थी पब्लिक को, फर्स्ट टाइम जब सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है, मतलब शेयर डिबेंचर वगैरह जब इशू किए जाते हैं और फंड कलेक्ट किया जाता है, कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है, उसने फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इशू करी और फंड कलेक्ट किया, और उस फंड से जिस भी पर्पज़ के लिए उसने लिया है, नया नया प्रोजेक्ट खोलने के लिए, बिल्डिंग खोलने के लिए, प्लांट खोलने के लिए, जिस भी पर्पज़ के लिए उसने फ़ंड कलेक्ट किया है, उसका जब वो यूटिलाइजेशन करती है तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट माना जाता है। बस कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम अगर कंपनी सिक्योरिटी को इशू कर रही है, न्यू सिक्योरिटी को जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, वो कैपिटल मार्केट का जो है पार्ट माना जाता है। मतलब उससे पहले कंपनी ने आज तक कभी सिक्योरिटी इशू करी ही नहीं है। ये बेटा इस प्राइमरी मार्केट का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्राइमरी मार्केट, मतलब कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें कंपनीज क्या कर सकती हैं, फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है। तो ये मेथड्स आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही आता है। इसमें टोटल जो है बेटा क्या कहते हैं 5 तरीके के मेथड होते हैं, ठीक है, और एक एक मेथड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो केस स्टडी बना के देगा आपको कि जी कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी, लॉन्ग टर्म फंड की ज़रूरत थी, और उसने जो है ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज़ को इशू कराए, तो बताइए इसमें प्राइमरी मार्केट का कौन सा मेथड लग रहा है। तो एक एक मेथड को हम समझेंगे कि किस मेथड के अंदर क्या होता है और किस मेथड में कंपनी किसको शेयर इशू करती है। देखिए, सबसे पहला जो है वो है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये बिल्कुल कॉमन वो है जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ होता है। अंडर दिस मेथड कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो मेथड है इसके अंदर कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, प्रोस्पेक्टस को इशू करती है फर्स्ट टाइम, पब्लिक को बताती है कि जी हमारे को फ़ंड की ज़रूरत है, इतने फ़ंड की ज़रूरत है, और हमारी कंपनी इतने पैसे इशू कर रही है और इतने रुपए का एक शेयर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। इन प्रोस्पेक्टस कंपनी प्रोवाइड डिटेल अबाउट द पर्पस फॉर विच फंड आर बीइंग राइज। जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, जैसे मान लो टाटा एक कंपनी है, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो वो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या करेगी, वो प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है ये बताएगी कि भाई हमारे को पैसों की ज़रूरत है, इतने पैसों की ज़रूरत है, इस पर्पस के लिए ज़रूरत है, हमारी पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसी रही है, कंपनी का बैकग्राउंड ये है, कंपनी का फ्यूचर ये है। तभी तो भाई कोई बंदा पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा किसी कंपनी में, हम शेयर क्यों खरीदते हैं, हम शेयर इसलिए खरीदते हैं पहले उस कंपनी के बारे में, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कैसी रही है, क्या काम करती है कंपनी, और आने वाले टाइम में उसकी क्या करने वाली है, फ्यूचर के प्रोस्पेक्टस क्या है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तब जाके हम इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में सब बताती है कंपनी। क्या लिखा हुआ है, द इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस हेल्प द पब्लिक to know about the rise and earning potential of the company and according they decide whether to invest or not in that company। तो प्रोस्पेक्टस में जब ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को मिलती है तो फिर पब्लिक के लिए उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कि भाई यहाँ पे मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इस कंपनी के मुझे शेयर खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं, क्या करना है अब मेरे को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्रू आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी कैन अप्रोच लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एंड कैन अप्रोच पब्लिक एट लार्ज। समटाइम कंपनी इन्वॉल्व इंटरमीडिएटरीज सच एज बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर टू राइज कैपिटल फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो बेसिकली इस वाले मेथड के अंदर क्या है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देती है कि जी हमारे को इतने पैसों की ज़रूरत है, इतने रुपए का शेयर है, इतने शेयर हम इशू कर रहे हैं, इस पर्पस के लिए कर रहे हैं, हमारा पास्ट ये है, हमारा फ्यूचर ये है, हमारा बैकग्राउंड ये है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप शेयर खरीद सकते हैं। ये जो है इस मेथड के अंदर बेसिकली कंपनी करती है। लेकिन इसके मेथड की जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो टाइम बहुत लगता है,
और दूसरी इसकी डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे मीडिएटरों का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। मतलब कि कंपनी मीडिएटर को यूज़ करती है। जैसे मैंने जो है अगर पहले तो ऑफलाइन चलता था, आजकल ये सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। पहले कंपनी ब्रोकर को बोलेगी, ब्रोकर अपनी कुछ कमीशन लेगा और ब्रोकर फिर आगे पब्लिक से फंड जो है कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसमें खर्चा और कॉस्ट ऑफ इशू जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से और आगे मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो है ऑफर फॉर सेल। बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है और पब्लिक को शेयर दिए जा रहे हैं। दूसरा जो मेथड है वो है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या है? अंडर दिस मेथड, और ये जो सारे मेथड हैं ये प्राइमरी के हैं, तो न्यू सिक्योरिटी के बारे में बात चल रही है। फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू करती है, तो अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटी आर ऑफर टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी बट बाय एन इंटरमीडिएटरीज हु बाय होल लॉट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द कंपनी। क्या बोला इसने? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ऊपर वाले केस के अंदर कंपनी डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस इशू करती है और डायरेक्ट पब्लिक से पैसा ले लेती है, ठीक है। ऊपर वाले केस के अंदर पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस में क्या हो रहा है? एक कंपनी है और एक जनरल पब्लिक है। तो ऊपर वाले मेथड के अंदर क्या हो रहा है? कंपनी क्या कर रही है? कंपनी जो है जनरल पब्लिक से डायरेक्टली जो है फंड अराइज कर रही है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला मेथड है ऑफर फॉर सेल, उसमें क्या है? उसमें 3 बंदे हैं, कंपनी है, इंटरमीडिएटर है और जनरल पब्लिक है। इंटरमीडिएटर क्या करता है? इंटरमीडिएटर कंपनी जितने भी शेयर को इशू करना चाहती है, इंटरमीडिएटर कंपनी से सारे के सारे शेयर खरीद लेता है लॉट्स के अंदर, और फिर उन लॉट्स को किसको बेचता है? जनरल पब्लिक को बेचता है। मतलब यहाँ पे कंपनी का और जनरल पब्लिक का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस वाले के अंदर था। यहाँ पे इंटरमीडिएटर बीच में आ रहा है। कंपनी इंटरमीडिएटर को बेचेगी और इंटरमीडिएटर आगे जनरल पब्लिक को बेचेगा। जनरली द इंटरमीडिएटर आर द फर्म्स ऑफ ब्रोकर। इंटरमीडिएटर कौन है? ब्रोकर्स की फर्म्स होती हैं। सो सेल ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन 2 स्टेप। तो सिक्योरिटीज़ का सेल 2 स्टेप में हो जाता है। फर्स्ट, व्हेन द कंपनी इशू सिक्योरिटी टू इंटरमीडिएट एट फेस वैल्यू। पहले कंपनी ब्रोकर को बेचेगी फेस वैल्यू पे। सेकेंड, व्हेन इंटरमीडिएटरी इशू सिक्योरिटी टू जनरल पब्लिक एट हायर प्राइस टू अर्न प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने किसको बेचा? कंपनी ने बेचा इंटरमीडिएटर को। 10 रुपये का शेयर था, मान लो, ये तो 10 रुपये पे बेच देगा फेस वैल्यू पे, ठीक है। और इंटरमीडिएटर क्या करेगा? इंटरमीडिएटर के पास शेयर्स हैं, ठीक है, इंटरमीडिएटर के पास शेयर हैं। इंटरमीडिएटर आगे जनरल पब्लिक को बेचता है। वो कितने का बेच देगा? वो बेच देगा 12 रुपये का। एक शेयर पे कितने रुपए कमा लिए? 2 रुपये कमा लिए उसने एक शेयर पे। तो ऐसे ही वो क्या करता है? इंटरमीडिएटर क्या करता है? कोई भी इंटरमीडिएटर हो सकता है। कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है, उसने खरीद लिए लॉट्स के अंदर सारे के सारे शेयर के, ठीक है लाओ मुझे दे दो, तो इसके पास आ गए। और फिर ये आगे क्या कह रहे हैं? तो अगर ये 10 रुपये पे बेच देगा, तो फिर ये अर्निंग कहाँ से करेगा? इनने 10 से खरीदा और इसने 10 से खरीदे, तो बस नहीं। जो हम जो करते हैं उसमें क्या होता है? उसमें ब्रोकरेज कटती है, उसमें इनकी जैसे मान लो, तो ये ब्रोकरेज का हाँ, तो ये एक तरीके की ब्रोकरेज ही है, ठीक है। तो हम जो करते हैं उसमें तो ब्रोकरेज कटती है सीधा का सीधा। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑफर फॉर सेल में आपको ध्यान, हाँ जी, ऑफर फॉर सेल के अंदर कंपनी का और जनरल पब्लिक का कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे कंपनी इंटरमीडिएटर को और इंटरमीडिएटर जनरल पब्लिक को बेचता है। कंपनी फेस वैल्यू पे बेचती है और इंटरमीडिएटर फिर आगे उसको हायर प्राइस पे बेच देता है। अंडर दिस मेथड कंपनी इज सेव्ड फ्रॉम फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इशू शेयर डायरेक्टली टू द पब्लिक। इससे क्या होता है? इस वाले मेथड का फ़ायदा क्या है? इस वाले मेथड का फ़ायदा ये है कि ये
कंपनी इसमें क्या होती है, कंपनी का टाइम बच जाता है, कंपनी को ये प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करने का कोई झमेला नहीं होता। तो इस मेथड से बचने के लिए, डायरेक्ट टाइम वगैरह बचाने के लिए, कॉस्टिंग बचाने के लिए, प्रोस्पेक्टस वगैरह से पैसे बचाने के लिए कंपनी क्या कर देती है, डायरेक्ट इंटरमीडिएटर को बेच देती है। अब इंटरमीडिएटर आगे जो मर्जी करे। ये है ऑफर फॉर सेल। अच्छा, तीसरा जो ध्यान रखना है, ऑफर फॉर सेल में कंपनी ने किसको बेचा है, प्रोस्पेक्टस में जनरल पब्लिक को बेचा है, यहाँ पे इंटरमीडिएटर को बेचा है। तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट। अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटी आर सोल्ड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडिएटरी एट अ फिक्स प्राइस एंड in second step intermediaries sell this security not to general public but to selected client at higher price। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। सेम कॉन्सेप्ट है ऊपर वाला कि भाई पहले क्या हुआ, कंपनी ने किसको बेचा, कंपनी ने तो बेचा इंटरमीडिएटर को फेस वैल्यू पे या एक फिक्स प्राइस पे इसको बेच दिया, और उसके बाद इंटरमीडिएटर जनरल पब्लिक को नहीं बेच रहा बेटा। इंटरमीडिएटर किसको बेच रहा है, इंटरमीडिएटर बेच रहा है अपने सिलेक्टेड क्लाइंट्स को। आपको ये ध्यान रखना है, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को नहीं बेचे जाते। इंटरमीडिएटर क्या करता है, जनरल पब्लिक को ना बेच के अपने कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचता है। अब वो इसके सिलेक्टेड क्लाइंट कोई से भी हो सकते हैं। ये प्राइवेट प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अंडर दिस मेथड से कंपनी क्या करती है, कंपनी इंटरमीडिएटर को बेचती है एक फिक्स प्राइस पे, और इंटरमीडिएटर इस सिक्योरिटी को जनरल पब्लिक को नहीं बेचता बल्कि अपने सिलेक्टेड क्लाइंट्स को बेच देता है हायर प्राइस पे। सेम वही चीज़ हो रही है जो ऑफर फॉर सेल में हो रहा था, लेकिन डिफरेंस क्या है, हाँ जो भी है बेच किसको रहा है ये मैटर करता है। ऑफर फॉर सेल के अंदर जो है, ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या हो रहा था, कंपनी ने किसको बेचा, कंपनी ने बेचा इंटरमीडिएटर को, और इंटरमीडिएटर ने बेचा जनरल पब्लिक को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपनी ने इंटरमीडिएटर को और इंटरमीडिएटर ने सिलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचा है। बेचा वही है, कंपनी ने इसको फेस वैल्यू पे, फिर इसने हायर वैल्यू पे, इसने फेस वैल्यू पे, इस पे हायर वैल्यू पे, लेकिन बेचा किसको ये मैटर करता है। यहाँ पे पब्लिक को शेयर नहीं बेचे जाते हैं। द इशूइंग किसमें, इक्विटी शेयर और शेयर जो है वो इक्विटी वाले ही होते हैं। एक शेयर वैसे कई तरीके के होते हैं, ठीक है। इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है, राइट शेयर होते हैं, स्वीट शेयर होते हैं, बोनस शेयर होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो बात होती है, जो नॉर्मल शेयर जो होते हैं वो इक्विटी वाले ही होते हैं। अब वो कह रहा है द इशूइंग कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू गिव डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्टस सो दैट रिप्यूटेड क्लाइंट प्रेफर टू बाय द सिक्योरिटीज फ्रॉम इंटरमीडिएटरीज। इसमें कंपनी क्या करती है, यहाँ पे भी कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू करती है ताकि इंटरमीडिएटरी से जो भी रिप्यूटेड क्लाइंट्स हैं, जो भी सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं, वो क्या कर सके, इंटरमीडिएटरी से शेयर्स को खरीद सके। अंडर दिस मेथड द इंटरमीडिएटरी इशू सिक्योरिटी टू सिलेक्टेड क्लाइंट सच एज, कौन से होते हैं, यूटीआई होता है, एलआईसी होती है, जनरल इंश्योरेंस होते हैं। इनको क्या करते हैं, ये अपने मतलब कि कंपनी ने किसको बेचा, कंपनी ने बेचा इंटरमीडिएटर को, और इंटरमीडिएटर आगे किसको बेच रहा है, इंटरमीडिएटर आगे बेच रहा है यूटीआई को बेच रहा है, एलआईसी को बेच रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज को बेच रहा है, ये इनको बेच रहा है। लेकिन ऑफर फॉर सेल में क्या था, कंपनी ने इंटरमीडिएटर को बेचा और इंटरमीडिएटर आगे किसको बेच रहा है, जनरल पब्लिक को। फेस वैल्यू पे बेचा, हायर वैल्यू पे ये बेच रहा है आगे। सेम यही कॉन्सेप्ट है, फेस वैल्यू पे बेचा, हायर वैल्यू पे ये आगे। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएटर बीच में आ रहा है, लेकिन इंटरमीडिएटर आगे जो शेयर को बेच रहा है वो पार्टी अलग अलग है। यहाँ पे जनरल पब्लिक को नहीं बेच रहा, यहाँ जनरल पब्लिक को जो है बेच रहा है ये। और इस वाले मेथड के अंदर, इस वाले मेथड के अंदर क्या होता है, इस वाले मेथड के अंदर प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू नहीं किया जाता, लेकिन इस वाले मेथड के अंदर प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया जाता है। ताकि कंपनी इसलिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है
ताकि ये जो रिप्यूटेड क्लाइंट्स हैं यूटीआई, एलआईसी, इंश्योरेंस वगैरह, प्रोस्पेक्टस से इनको कंपनी के बारे में पता चले और ये इंटरमीडिएटरी से इस कंपनी के शेयर को बाय करें। इसलिए जो है यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। तो पहले वाले मेथड में भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है और तीसरे वाले मेथड में भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। ध्यान रखना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। द प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड इज ए कॉस्ट सेविंग मेथड as companies save from the expense of underwriter fees, manager fees, clients commission, listing of company name in stock exchange etc. इन सब खर्चों से बच जाती है, इसलिए ये जो है सबसे चीप मेथड है। स्मॉल एंड न्यू कंपनी, जो छोटी और नई कंपनियां होती हैं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफर प्राइवेट प्लेसमेंट एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू राइज फ्रॉम पब्लिक इशू। तो जो भी नई कंपनी खुलती है जब, या जो छोटी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इसी मेथड को बेसिकली क्या करती हैं, यूज़ करती हैं, क्योंकि नई कंपनी पे जो पब्लिक होती है वो इतनी जल्दी भरोसा जो है नहीं करती है। अब मार्केट में कोई नई कंपनी अगर आ गई तो हम क्या करते हैं, वो पैनी स्टॉक होता है, हम इतनी जल्दी उस पर नहीं खरीदते हैं उसको, कि हटा क्या होगा अगर हमने तो नाम ही नहीं सुना इसका, क्या काम करती है। लेकिन तो ऐसे तो फिर वही कंपनियों के शेयर बिकेंगे जो पुरानी है। तो ऐसा नहीं होता है, कंपनीज इंटरमीडिएटरीज को बेच देती हैं और इंटरमीडिएटरीज क्या करते हैं, आगे पब्लिक को बेचते हैं। उसके बाद है बेटा राइट इशू, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। इसका मतलब क्या होता है, ये केवल एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए है, नई कंपनी जो खुलती है उसके लिए नहीं है। अब ये है क्या मेथड, राइट इशू। दिस इज द इशू फॉर न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब भी कोई कंपनी नए शेयर को इशू करती है तो वो अपने जो पहले पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उसको ऑफर देती है। क्या ऑफर देती है, इट इज़ कॉल्ड राइट इशू बिकॉज इट इज़ अ preemptive right to shareholders that the company must offer them the new issue before subscribe to outsider। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अगर कोई भी पुरानी कंपनी और नए शेयर इशू कर रही है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये ऑफ़र देती है कि भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, हम नए शेयर इशू कर रहे हैं और ये शेयर 10 रुपये का एक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस शेयर को ख़रीदने में तो आप इसको, मार्केट में जब ये जाएगा तो 10 रुपये का बिकेगा, तो आप इसको 8 रुपये पे ख़रीदना चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो 8 रुपये पे ले सकते हो, 8 रुपये में मिल जाएगा आपको। अभी आउटसाइडर को इशू नहीं किए हैं, आउटसाइडर पे 10 का जाएगा। आप अगर लेना चाहते हो 8 का तो 8 का ले सकते हो। तो इसमें पुराने शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो कोई भी नए शेयर जो हैं अगर कंपनी इशू करती है तो उसको मार्केट प्राइस से कम पे बाय कर सके। ईच शेयर होल्डर हैज़ द राइट टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर इन द प्रपोर्शन ऑफ शेयर ही ऑलरेडी होल्ड। सभी पुराने शेयर होल्डर को राइट होता है कि वो नए शेयर क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अ राइट इशू इज मैंडेटरी फॉर कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, और हर कंपनी के ऊपर ये अप्लाई होता है, ये कंपलसरी है कि भाई जब भी वो नए शेयर इशू कर रही है तो अपने पुराने शेयर होल्डर्स को ये ऑफर दे। द स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट अलाउ द एग्जिस्टिंग कंपनी टू गो फॉर न्यू इशू विदाउट गिविंग preemptive right to existing shareholder, because if new issue is directly issued to new subscriber then the existing equity shareholder may lose their share in capital and control of company। क्या बोला बेटा इसने, कि जब भी कोई कंपनी, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है इसने यहाँ पे इसने बोला कि भाई राइट इशू जो है ना वो सभी कंपनी के लिए मैंडेटरी है। कंपनी एक्ट 1956 में अगर कोई भी कंपनी नए शेयर को इशू करती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि वो अपने पुराने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि बेटा कंपनी के अंदर जो कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में ही होता है, ठीक है। तो अगर कंपनी बिना उनको पूछे नए बंदों को शेयर बेचेगी तो और नए इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएंगे बेटा, तो और लोगों के हाथों में कंट्रोल और मैनेजमेंट चला जाएगा।
तो इसी वजह से कंपनी एक्ट के अंदर ये मैंडेटरी कर दिया गया है, ये कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर कोई भी पुरानी कंपनी नए शेयर को इशू करती है तो उसको पहले अपने पुराने शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, अपने पुराने शेयर होल्डर को राइट देना पड़ेगा कि भाई हम ये नए शेयर इशू कर रहे हैं, आप खरीदना चाहते हो। मतलब और एक्स्ट्रा शेयर्स जब एक्स्ट्रा नए बंदों को जोड़ने से पहले, नए बंदों को जोड़ने से पहले जो आप नए शेयर इशू करने जा रहे हो तो वो नए बंदे खरीदेंगे। तो अपने हिस्से में से निकाल के और उसको पब्लिक कर दिया। भाई आप समझे नहीं, कोई कंपनी है, जैसे अब मान लो अभी मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा, ठीक है, इसमें 1000 इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, ये 1000 बंदे जो हैं कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब ये कंपनी सबसे थोड़ी पूछते हो ना जो मेन बड़े हाँ जो कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट कर रहे हैं उनसे पूछती है, जो कंट्रोल और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, ठीक है, तो अगर ये कंपनी नए शेयर इशू कर रही है तो ये नए बंदे खरीदेंगे, सिंपल सी बात है, आप खरीदोगे, मैं खरीदूंगा और कोई भी बंदा खरीदेगा, न्यू पब्लिक खरीदेगी इसको। तो अगर बेटा अभी ये 1000 बंदे कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो अगर ये नए शेयर नए बंदों के हाथों में जाएंगे, अब मान लीजिए 1000 बंदे और आ गए यहाँ से, तो 1000 बंदे पहले ही कंट्रोल कर रहे थे, 1000 और आ गए, अब टोटल मिलकर 2000 बंदे क्या करेंगे, कंट्रोल और मैनेजमेंट करेंगे कंपनी का। पहले 1000 लोगों के हाथों में था, अब 2000 लोगों के हाथों में हो गया, तो ये चीज़ गलत है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी नए शेयर इशू कर रही है तो ये डायरेक्ट इसको बेचने से पहले इनसे ही पूछ ले कि आप खरीदना चाहते हो, ये हम नए शेयर इशू कर रहे हैं, आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, कम में मिल जाएगा आपको, अगर खरीदना चाहते हैं तो ठीक, अगर नहीं खरीदना चाहते, इन्होंने मना कर दिया, तो फिर कंपनी आगे कंपनी क्या कर सकती है, नए बंदों को जनरल पब्लिक को बेच सकती है। तो ये कंपनी एक्ट के अंदर मैंडेटरी है कि कोई भी पुरानी कंपनी अगर नए शेयर को इशू करती है तो उसको अपने पहले पुराने शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या कर दिया गया है, इसलिए बेटा ये राइट इशू जो है ये कंपलसरी कर दिया गया है सभी एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए। स्टॉक एक्सचेंज इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि कंपनी बिना अपने शेयर होल्डर से पूछे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछे, नए बंदों को शेयर जो है अलॉट कर दे, ये जो है यहाँ पे लिखा गया है। और लास्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है बेटा जो कि हम यूज़ करते हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चल रहा है बेटा, जैसे हम खरीदते हैं, हम ऑनलाइन क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट खुलवाया और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी आईपीओ वगैरह निकलते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम, अरे तो हम तो कंगलों की तरह तो खरीदते हैं, हम बीड़ी इतनी लगाते हैं कि कहाँ से मिलेगा हमें आईपीओ। तो इट इज़ द न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इन दिस मेथड हैज़ टू अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर for the purpose of accepting application and placing order. The company issue security has to apply the listing of its security to any exchange other than the exchange it has offered to security earlier. The manager coordinate the activity through various intermediaries connected with the issue. ये सब कुछ क्या है, ये सिंपल सी बात है कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सब कुछ चल रहा है। तो कंपनी को पहले अपने शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर कराने पड़ेंगे, फिर वो ब्रोकर जो है सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो देखेगा। तो हम जो मेथड को यूज़ करते हैं वो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। तो ये 5 मेथड बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपलसरी क्वेश्चन है। पब्लिक प्राइमरी मार्केट के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो बेटा इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है बेटा, प्राइमरी मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, बस ये कह रहा है कि अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अगर शेयर इशू कर रही है तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट माना जाता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अब आती है बात सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट के ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज, है ना, और प्राइमरी में क्या लिखा हुआ था, न्यू इशू।
तो न्यू इशू का मतलब होता है, जैसे मैंने कल आपको फाइनेंशियल मार्केट का मतलब बताया था कि ये क्या करता है, फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट और एक्सचेंज करता है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी फाइनेंशियल मार्केट के मीनिंग में, कल हम फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग जब पढ़ रहे थे, देखिए सबसे शुरू में यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी कि ये क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो क्रिएशन का मतलब होता है बेटा न्यू इशू, फर्स्ट टाइम जो इशू किए जाते हैं, जो प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है। और एक्सचेंज का मतलब होता है अब एक बार इशू कर दिए, अब उसको खरीदा और बेचा जा रहा है, तो वो कहलाता है बेटा सेकेंडरी मार्केट का पार्ट, तो वो फाइनेंशियल मार्केट है। अब ये क्या है, देखिए सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट को बेटा स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो शेयर इशू हो चुके हैं एक बारी, द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशू और सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। जो शेयर एक बारी इशू हो चुका है, अब उसका केवल खरीदा और बेचा जाएगा, केवल एक्सचेंज किया जाएगा। इस मार्केट के अंदर उन सिक्योरिटीज़ में डील की जाती है। कोई कंफ्यूज वाली कोई वो नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम इशू की जा रही है तो भाई प्राइमरी मार्केट है, और एक बार इशू हो गई, लिस्टेड हो गई, एक बार हो गया, उसके बाद उन्हीं शेयर को खरीदा और बेचा जा रहा है, तो भाई वो जो है सेकेंडरी मार्केट का टाइप होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटी आर नॉट डायरेक्टली इशू बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर, द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू अदर इन्वेस्टर। क्या बोला इसने बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। इस वाले मेथड के अंदर कंपनी इन्वेस्टर को नहीं बेचती, कंपनी इन्वेस्टर को नहीं बेचती है डायरेक्ट। यहाँ पे क्या करता है, अब मेरे पास शेयर हैं, मेरे पास शेयर हैं, अब मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो मैं बेच दूंगा तो कोई दूसरा खरीद लेगा। मैं कौन हूँ, मैं तो इन्वेस्टर हूँ। जिस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कौन है, जिसके पास शेयर है उस कंपनी का, वो बेचना चाहता है उस शेयर को, तो मैं बेच दूंगा, तो जो बंदा उस प्राइस पे खरीदना चाहता है वो खरीद लेगा। तो यहाँ पे जो डील होती है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होती है, या कंपनी टू इन्वेस्टर नहीं होती। जबकि प्राइमरी मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, प्राइमरी मार्केट के अंदर वहाँ कंपनी टू जनरल पब्लिक होता है। फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं तो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डील होता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील हो रहा है, क्योंकि भाई आपके पास शेयर है, आप बेचना चाहते हो तो कोई दूसरा इन्वेस्टर खरीद लेगा, आप दूसरे ने बेचा तीसरा खरीद लेगा। Sometime the investor is need of cash and another investor want to buy the share of the company as he could not get directly from company. Then both the investor can meet in secondary market and exchange security for cash through intermediary called broker. भाई ये कह रहा है जो स्टॉक एक्सचेंज हमें लिक्विडिटी की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, जब चाहे शेयर को कैश में कन्वर्ट कर दिया, जब चाहे कैश को इन्वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास शेयर्स हैं, मैं बेच दूंगा, और बेच के क्या कर दूंगा, जो भी खरीदना चाहता है, जिस बंदे के पास पैसा है वो खरीद ले और मेरे को पैसे दे दे, शेयर ले ले। तो दोनों में अगर डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है ये, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की। यहाँ पे नई सिक्योरिटी सेल करी जाती हैं, या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जिसको सेकेंड हैंड सिक्योरिटी भी कहती हैं, वो सेल की जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी इशू करती है, यहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बात होती है। कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, प्राइमरी मार्केट जो है वो डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है शेयर, लेकिन यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। ऑल कंपनी एंटर द प्राइमरी मार्केट टू राइज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन, ओनली लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड सेकेंडरी मार्केट। सभी कंपनी को पहले प्राइमरी मार्केट से पहले करना पड़ेगा, और सेकेंडरी मार्केट में केवल लिस्टेड कंपनी ही ऐसा कर सकती हैं। देयर इज़ नो फिक्स जोग्राफिकल एरिया फॉर प्राइमरी मार्केट, इसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है बेटा। ऑल द इंस्टीट्यूशन बैंक फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी मार्केट, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन बैंक फॉरेन इन्वेस्टर इसके अंदर आते हैं जो फर्स्ट टाइम इशू करते हैं। इसका एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया होता है और काम करने का एक वर्किंग टाइम होता है, 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये काम करता है। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर फिक्स बाय मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं तो कंपनी डिसाइड करती है अपने शेयर का प्राइस, लेकिन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिक्योरिटी का प्राइस क्या होगा। तो इन दोनों के ऊपर भी बेटा डिफरेंस आ जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर।
और इन दोनों के ऊपर भी डिफरेंस आ जाता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के ऊपर। हमने दोनों मार्केट पढ़ ली कि भाई मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है। मनी मार्केट के अलग इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट के अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे जितना भी हमने यहाँ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली इसने 8 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं कि भाई सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पार्टिसिपेंट इन द कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे। और मनी मार्केट के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, फाइनेंशियल, बैंक, पब्लिक, प्राइवेट कंपनी, बट फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर डू नॉट पार्टिसिपेट। मनी मार्केट के अंदर दूसरे देशों के बंदे जो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर डील नहीं कर सकते बेटा, लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर कर सकते हैं। ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए बनाए, ये बेटा शॉर्ट टर्म के लिए बनाए, जिसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 साल होता है। इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड होते हैं, और इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये हमने कल पढ़े थे। द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक भी हम खरीद सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ जो मनी मार्केट होती है, यहाँ पे जो डील चलती है, यहाँ पे कोई जैसे अभी तो हम शेयर तो जितने रुपए का भी खरीद लेते हैं, लेकिन बेटा मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इतने सस्ते नहीं होते हैं। यहाँ पे लाखों में बात चलती है। जैसे हमने कल पढ़ा है कि वो 25,000 रुपये का होता है ट्रेजरी बिल, लेकिन शेयर में ऐसा नहीं होता बेटा। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी के अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि हम जब चाहे पैसे को उसमें कैश में, जब चाहे कैश को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बेटा इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि ये 3 महीने के लिए है, ये 90 दिनों के लिए है, ये 14 दिन के लिए है, ये 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ये 365 दिन के लिए है, या ये 9 महीने के लिए है। यहाँ पे मनी मार्केट में हर इंस्ट्रूमेंट का एक टाइम है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल मार्केट में कोई टाइम नहीं है, जब चाहे बेच दो, जब चाहे खरीद लो। The instrument of capital market are riskier in respect to return as well as in respect to principal payment as issue company may fail। जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, रिटर्न के मामले में भी कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, और जो पैसा लगा दिया कभी कंपनी में कुछ हो गया इन केस, तो पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये कम रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड ही 1 साल से कम का होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मनी मार्केट के अंदर वो बेटा कम होता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो बेटा यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है। एक शेयर आपको जो है 500, 1000, 2,000 का रिटर्न भी दे सकता है। 2,000 का रिटर्न या 1,000 का रिटर्न आप सोचो कितना होता है। 1,000 रुपये का रिटर्न 1000% का रिटर्न कितना होता है कि अगर आपने किसी कंपनी का कोई पैनी स्टॉक अगर खरीद लिया 1 रुपये का, और उसने आपको 1000% का रिटर्न दे दिया बेटा, 1000% का, तो कितना हो गया, 1 का 1000। तो ये बहुत ही बड़ा जो है अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है बेटा कितना रिटर्न मिलेगा, अनलिमिटेड रिटर्न है यहाँ पे। कंपनीज अप्रोच कैपिटल फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ से जो फंड कलेक्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर है तो बेटा फिक्स कैपिटल है, और यहाँ से जो फंड कलेक्ट किया जाता है मनी मार्केट के अंदर वो शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो ये है बेटा इस चैप्टर के अंदर। बाकी यहाँ पे इसने माइंड मैप बना के दे रखा है कैपिटल मार्केट का कि इसके क्या फीचर्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट के क्या होते हैं, सेकेंडरी मार्केट के क्या होते हैं। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, राइट इशू एंड इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा कंपलसरी है। और क्या कहते हैं, कल जो हमने उसके वो पढ़े थे इंस्ट्रूमेंट, वो बेटा सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। थोड़ा सा टॉपिक और है। अब ये बोल रहा भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो कॉमन सेंस की चीज़ है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेटेड एक्ट डिफाइन एज अ स्टॉक एक्सचेंज एज, इसके अकॉर्डिंगली स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and deal in the security।
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो नॉट रजिस्टर हो, कैसी भी हो, जो भी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है, डील करती है, बाय करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, वो क्या कहलाती है? वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाती है। इसके बेटा फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या क्या काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज ये इकोनॉमी का बैरोमीटर है। बैरोमीटर का क्या मतलब होता है? बैरोमीटर का मतलब होता है अ स्टॉक एक्सचेंज ए रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। जैसा स्टॉक एक्सचेंज चलेगा, अगर मतलब बढ़िया चल रहा है, अगर हरा चल रहा है, हरी हरी मार्केट हो रही है, तो मतलब इकोनॉमी भी सही चल रही है। लेकिन अगर क्रैश हो गया, शेयर्स गिर गए, रेड हो गई मार्केट, ठीक है, तो मतलब इकोनॉमी के अंदर कुछ गलत हुआ है। तो ये बिल्कुल रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद इंडिकेटर है बेटा। ये जैसा चलेगा वैसी ही इकोनॉमी चलेगी। एवरी मेजर चेंज इन द कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्ट इन द प्राइस ऑफ शेयर। जब भी किसी भी इकोनॉमी के अंदर कोई बड़ा चेंज आ जाता है, जैसे लॉकडाउन लग गया, क्या हुआ? सारे शेयर की वैल्यू गिर गई एक ही दिन में और क्रैश हो गई स्टॉक मार्केट। तो इसने बता दिया, स्टॉक एक्सचेंज ने, कि भाई इकोनॉमी में कुछ गलत हुआ है। तो द राइज और फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट द बूम एंड रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी। जब शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़िया सब कुछ बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब बूम पीरियड चल रहा है बिजनेस साइकिल के अंदर, इकोनॉमी के अंदर डिमांड वगैरह, इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर शेयर के प्राइस डाउन हो गए तो मतलब इकोनॉमी के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है, रिसेशन आ गया, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई है, डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है इकोनॉमी के अंदर। तो इसलिए इसको एक बहुत ही अच्छा बैरोमीटर माना जाता है। इसको देखकर हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नॉन एज अ पल्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब कि ये इकोनॉमी की क्या है? नब्ज है। इसको देखकर हम पता लगा देंगे कि भैया क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर। और इकोनॉमिक मिरर विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ, या तो उसकी ये नस है, या तो इकोनॉमिक की नस है, या इकोनॉमिक मिरर है। इकोनॉमिक मिरर मतलब कि मैं इकोनॉमी को देखने की बजाय अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज को देख लूँ, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज को देख के ये बता दूंगा कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, सभी कंपनियां अच्छा ग्रोथ कर रही हैं, तो मतलब इकोनॉमी भी ठीक चल रही है। तो और अगर नहीं चल रहे, डाउन चली गई मार्केट, तो मतलब इकोनॉमी में कुछ गलत हो गया है। तो मैं इसको, स्टॉक एक्सचेंज को इकोनॉमी का मिरर भी कहते हैं और इकोनॉमी की नस भी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक रिलायबल बैरोमीटर है, हम इसको देख के पता लगा सकते हैं। तो ये इसका सबसे पहला काम है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, तो ये तो हमें पता ही है, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? सिक्योरिटीज़ के प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे सबसे पहले है बेटा, इन स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटी आर ट्रेड and stock exchange authority include the company name in the trade list only verify the soundness of the company which are listed, they also have to operate within the strict rule and regulation। मतलब कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना है अगर इन्वेस्टर को, तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कंपनी लिस्टेड है, केवल वही कंपनी अपने शेयर को बाय और सेल कर सकती है। और यहाँ पे जो भी कंपनी जितने भी ऑपरेशन करती है वो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। द इंश्योर सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे कोई खतरे वाली ऐसी बात जो है कि नहीं होती है। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये क्या करती है? हेल्प करती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब क्या हुआ बेटा इसका? क्योंकि ये लिक्विडिटी की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, जब चाहे पैसों को इन्वेस्टमेंट में, जब चाहे इन्वेस्टमेंट को पैसों में कन्वर्ट कर दिया, और उसकी मदद से ये जो फैसिलिटी स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है, इसी की वजह से, और जब से लॉकडाउन लगा है, इन सब चीज़ों की वजह से हज़ारों लाखों नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर जो है एंटर हुए हैं, जिससे कि सेवर का पैसा इकोनॉमी के अंदर आया, वो पैसा फिर जो है लगा कंपनीज़ के अंदर, तो बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई इससे। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी
स्टॉक एक्सचेंज इनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस एंड बाय एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्ट। आजकल तो बेटा, आजकल स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, आजकल स्टॉक एक्सचेंज लोगों को एजुकेट करने का काम कर रहा है। आजकल आप देखते हो स्टॉक एक्सचेंज के टीवी पे ऐड आने लग गए हैं कि भाई ये शेयर ऐसा नहीं है, ऐसा है। आजकल सेबी के ऐड, स्टॉक एक्सचेंज के, हाँ, म्यूचुअल फंड के ऐड, आजकल ये सब टीवीओ पे आने लग गए हैं ताकि लोगों को इस पे ट्रस्ट हो, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर, और लोग अपना पैसा यहाँ पे लगाएं। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि स्टॉक एक्सचेंज, पहले जो स्कैम, उन्होंने चाहे कभी कोई शेयर खरीदा भी ना हो, लेकिन उनके दिमाग में बस एक बात रहती है, अबे डूब जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, मेरा वो था और मेरा फलाना था, उनने शेयर खरीदे थे, वो डूब गया, ऐसा हो जाएगा, तू भी मत खरीद। भले ही उसने आज तक कुछ ना करा हो, उसे पता ही ना हो शेयर क्या होता है, लेकिन ज्ञान जो है वो आपको 1000 रुपये का दे देगा, जैसे कि यहाँ नोट दिख रहे हैं आपको। तो ये सब चीज़, इन सब अफवाहों से बचने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए आजकल ये सब क्या हो रहा है, टीवीओ पे ऐड आते हैं ताकि लोग एजुकेट हों, लोग इस चीज़ को समझें कि भाई सेफ़ है यहाँ पे, सब कुछ आपको खुद करना है, आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है। यहाँ पे सट्टे की सुविधा होती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के सट्टा वहाँ पे खेल सकते हैं जहाँ पे वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, तो यहाँ पे वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, इसलिए हम यहाँ पे सट्टा खेल सकते हैं। लिक्विडिटी की फैसिलिटी होती है, मैं बता ही चुका हूँ। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल होता है यहाँ पे, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या होती है, प्रमोट करता है हैबिट को। वही ये बात कि भाई सेविंग यूनिट से डेफिशिट यूनिट पे पैसा जो है वो ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो बैंक के ज़रिए हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए हो, कहीं भी हो, जिसके पास है वो ख़रीद ले, जिसके पास नहीं है उसको दे दे। तो इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बेटा, कई बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगर हम बात करें कि अगर मेरे को ये करना है, अगर मुझे शेयर ख़रीदने हैं तो मुझे करना क्या पड़ेगा, पहले बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज द कंपनी हैव टू गेट देयर सिक्योरिटी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी को अगर अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना है तो पहले स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट कराना पड़ता है। द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूड इन लिस्टेड सिक्योरिटी ओनली व्हेन द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी आर सेटिस्फाई विद द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। और कोई भी कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कैसे होती है, जब पहले कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना सारा पुराना पिछड़ा चिट्ठा सब कुछ बताना पड़ेगा। अगर वो सेटिस्फाई है स्टॉक एक्सचेंज, तभी वो कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। कोई भी फ्रॉडी कंपनी, फॉल्टी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं होती है, क्योंकि अगर एक बारी गलत कंपनी, फ्रॉड कंपनी लिस्टेड हो गई, फिर उसके शेयर इशू होंगे, पब्लिक को पता चला, पैसे लेके भाग गई, तो अभी तो हम ऊपर बोल लेते सेफ़ है, तो भाई फिर कैसे सेफ़ हो गए, तो गलत हो जाएगा। तो प्रीवियसली द बाइंग एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटी वाज डन इन ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर टुडे इट इज़ एग्जीक्यूटेड थ्रू कंप्यूटर एट इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। आजकल अगर आपको ट्रेडिंग करनी है शेयर्स के अंदर, तो अगर आपको ये सब काम करना है तो आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली ये स्टेप इसने यहाँ पे लिख दिए 10 स्टेप। ये बेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है ये ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज कैसे होता है। सबसे पहले तो मुझे एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को किसके मदद से शेयर को ख़रीदना है। जैसे हमने अभी बात करी कि भाई हम कह रहे हैं हमारा ब्रोकर है, ग्रो है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, ज़ीरोधा है। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर ब्रोकर। और केवल कौन सा ब्रोकर, जो सेबी के अंदर रजिस्टर है, फालतू ब्रोकर से नहीं। हु आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए, सेबी के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, तब वही ब्रोकर से जो है सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल किया जा सकता है। द ब्रोकर कैन बी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है। So the first step is select a broker who will buy and sell security on behalf of the investor or speculator। तो सबसे पहले तो हमें एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। Before placing order to register broker has to provide other detail and information। These include अगर हमें
शेयर को ख़रीदना है और बेचना है तो सबसे पहले तो ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया, और उस ब्रोकर के पास हम डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या चाहिए वो ये यहाँ पे बता रहा है। पैन कार्ड चाहिए हमारे को, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पहले चाहिए, पीछे शायद अब कम चाहिए होती है। और ये सारी चीज़ें चाहिए अगर आपको सबसे पहले ब्रोकर के पास जमा करानी होती है, और एक डीमेट अकाउंट जो है ओपन करा लेना पड़ता है। अच्छा, तो मैंने ब्रोकर को सिलेक्ट किया और मेरा डीमेट अकाउंट खुल गया। अच्छा, पहले ब्रोकर सिलेक्ट करा, ब्रोकर के पास ये इन्फॉर्मेशन दी। अब ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर जो है हमारा डीमेट अकाउंट खोल देगा डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिटरी दो तरीके की होती है। देखिए, डीमेट अकाउंट को बेटा ध्यान रखना है आपको, डीमेट का पूरा नाम क्या है। डीमेट तो एक छोटा नाम है, डीमटेरियलाइज्ड जो है ये इसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट में इसको डीमेट कहते हैं, डीमटेरियलाइज्ड इसका नाम होता है। और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट ये भी इसका नाम है बेटा, डीमेट अकाउंट या बीओ अकाउंट, डीमेट या बीओ कुछ भी कह सकते हैं। रेफर टू अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन with the depository participant बैंक और स्टॉक एक्सचेंज टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर किसी भी बंदे को, किसी भी इंडियन सिटीज़न को शेयर्स के अंदर बाय और सेल करना है तो उसको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, फिर ही ट्रेडिंग प्रोसीजर आगे चल सकता है। कहाँ पे कराना पड़ेगा, किसी भी ब्रोकर की मदद से। The securities are held in the electronic form by the depository. डिपॉजिटरी क्या करती है, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है। डिपॉजिटरी इज़ एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज़। एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर टू डिपॉजिटरी। एक डिपॉजिटरी का जो नाम है वो NSDL है, और एक डिपॉजिटरी का जो नाम है वो CDSL है। एक मिनट रुकिए। तो अभी बोल रहा है करंट में इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं, एक है NSDL, एक है CDSL। ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों जो हैं सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती हैं। देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। हमारा इनके साथ कोई लिंक नहीं है। इनका लिंक किसके साथ है, इनका लिंक है ब्रोकरों के साथ। डिपॉजिटरी इंटरैक्ट with investor through depository participant only। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका लिंक होता है कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर के साथ, ठीक है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इनके क्या कहते हैं, CDSL और NSDL, इन दोनों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल मेंटेन सिक्योरिटी अमाउंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड इंटीमेट इन्वेस्टर अबाउट द स्टेटस एंड होल्डिंग फ्रॉम द टाइम। देखिए, यहाँ पे ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। बीच में कौन रहेगा, बीच में रहेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हम इससे करेंगे, ये हमसे करेगा, ठीक है। हमारा इसके साथ लिंक है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का डिपॉजिटरी के साथ लिंक है। अच्छा जी, डीमेट अकाउंट खुल गया, ब्रोकर चुन लिया, सब कुछ हो गया। अब क्या होगा, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आफ्टर ओपनिंग द डीमेट अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर। द ऑर्डर कैन बी प्लेस टू द ब्रोकर आइदर DP पर्सनली और थ्रू फ़ोन, ईमेल एक्सेट्रा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जिस भी कंपनी के हम शेयर खरीदना चाहते हैं तो भाई ऑर्डर प्लेस करेंगे कि भाई इस कंपनी के इतने शेयर इतने रुपए के हिसाब से हम जो है ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस के बाद क्या चलता है, ऑर्डर प्लेस के बाद चलता है मैचिंग प्रोसेस। मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। मैंने ऑर्डर लगाया कि मैं किसी भी कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं ख़रीदना चाहता हूँ 500 शेयर, मान लो मैं 1000 शेयर ख़रीदना चाहता हूँ टाटा के, जब वो 400 रुपये का आ जाए तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। 1000 शेयर 400 रुपये के हिसाब से ख़रीदना चाहता हूँ, अभी वो 405 रुपये का चल रहा है। तो अब क्या होगा, हमारा ब्रोकर, द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। अब हमारा जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, जो भी मैंने ऑर्डर लगाया है
उसको मैच करेगा कि क्या कोई बंदा 400 रुपये के हिसाब से कोई शेयर को बेचना चाहता है, मैचिंग पड़ेगा। जैसे ही मिल जाता है कोई भी बंदा, तो वो क्या कर देता है, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। व्हेन द शेयर कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन, जिस प्राइस पे मैंने बोला उस प्राइस पे मिल गया, तो वो क्या करता है, इट विल बी कम्युनिकेट टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर, और हमारे पास जो है एक कन्फर्मेशन आ जाती है कि जी आपने जो ऑर्डर लगाया था वो आपको एग्जीक्यूट हो चुका है जिस प्राइस पे आपने बोला था। और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारे पास आ जाता है, इशू द ट्रेड हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है। द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, दिस नोट कंटेन द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ शेयर एंड बॉट, द प्राइस एंड डेट टाइम, ब्रोकर सब कुछ लिखा होगा, इतने प्राइस पे आपने इतने शेयर खरीदे हैं और जी इस टाइम पे ख़रीदे हैं, इस डेट को ख़रीदे हैं और इसमें ख़रीदने के और बेचने के इतने चार्जेस लगे हैं, सब कुछ एक प्रॉपर लिस्ट एक पीडीएफ फॉर्म में आपके पास आ जाती है। ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कहीं पे भी अगर क्लेम वगैरह करना है वहाँ पे काम आती है, और आपके पास भी एक कंफर्मेशन होनी चाहिए, हाँ जी मेरे पास इसके शेयर थे। अ यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइन टू द ईच ट्रांजेक्शन बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड इट इज़ प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट, और हर कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर एक यूनिक ऑर्डर कोड होता है जिससे आइडेंटिफाई हो सके वो ट्रांजैक्शन। चलो जी, ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया, खरीदते ही नहीं मिल जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर मिलेगा। डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट, नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर दिस शेयर बॉट, this should done immediately after the receiving contract note before the day when the broker shall make payment or delivery of share to the exchange, this is called pay in day। मुझे जब कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगा, पेमेंट मुझे तभी करनी होगी। शेयर मुझे कब मिलेंगे, शेयर मुझे मिलेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, पेमेंट मुझे तभी करनी होगी जब मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सेटलमेंट साइकिल, कैश इज पेड और सिक्योरिटी आर डिलीवर ऑन पे इन डे, कैश दे दिया, पे इन डे हो गया। उसके बाद क्या होगा, विच इज़ बिफोर T+2 डे एज द सेटलमेंट साइकिल, T+2 डे ऑन विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2003 रोलिंग सेटलमेंट बेसिस, फॉर एग्जाम्पल इफ ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस ऑन मंडे। जैसे ये समझा रहा है, ये T+2 क्या है, मतलब T+2 का मतलब है टुडे और 2 दिन और, टोटल एक ट्रांजैक्शन को टोटल कंप्लीट करने में 3 दिन का टाइम लगता है। अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन मंडे को हुआ, देन पेमेंट मस्ट बी गिवन बिफोर वेडनेसडे, तो पेमेंट हमें कब करनी पड़ेगी, पेमेंट हमें वेडनेसडे से पहले पहले करनी होगी। T+2 का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन का डे जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, और 2 दिन और डिलीवर एग्जीक्यूटिव में हर चीज़ के लिए, तो ट्रांजैक्शन का डे और 2 दिन और, तो टोटल एक ट्रांजैक्शन को करने में 3 दिन लगते हैं। ऑन द T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर को डिलीवर कर देता है, पेमेंट कर देता है जो भी ब्रोकर की है। द ब्रोकर देन हैज़ टू मेक पेमेंट टू इन्वेस्टर विद इन 24 आवर टू पे आउट डे, सिंस ही हैज़ ऑलरेडी रिसीव पेमेंट फ्रॉम द एक्सचेंज। हम तो क्या करते हैं, जब भी कॉन्ट्रैक्ट नोट आते ही हमें तो तभी की तभी पेमेंट करनी पड़ती है, और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में बातचीत चलती है, हमारा किस्सा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी टू शेयर इन डीमेट फ्रॉम डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर, डीमेट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारे पास आ जाते हैं। द इन्वेस्टर हैज़ टू गिव डिटेल on his demat account and instruct his depository participant to take delivery security directly in his beneficial owner account। और उसके बाद हम अपने अकाउंट में देख सकते हैं कि इतने शेयर हमने इतने रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है एक शेयर को खरीदने में। पहले ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अकाउंट को खोलना पड़ेगा, एक बारी जब अकाउंट ओपन हो जाता है ऑर्डर देना पड़ता है, फिर वो मैचिंग चलती है, फिर जो भी बंदा बिल्कुल सेम उस पर बेचता है तब मेरे को एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, मेरे को पेमेंट करनी पड़ती है, डिलीवरी होती है,
डिलीवरी के तुरंत नहीं मिल जाएंगे, 24 घंटे का टाइम लगता है। पेमेंट आपको 3 दिन का टाइम होता है, T+2 डे से पहले पहले ट्रांजेक्शन का डे, और 2 दिन और मिलते हैं, उससे पहले आपको करनी पड़ती है। और फिर जो भी पेमेंट वगैरह की बात चलती है वो स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में बातचीत चलती है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है ट्रांजैक्शन का वो जो है प्रोसीजर चलता है। यहाँ पे बाकी आपको ये बता रहा है कि डीमेट अकाउंट और डिपॉजिटरी क्या होते हैं, डीमेट अकाउंट क्या होता है और डीमेट अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो डीमेट अकाउंट के फ़ायदे तो आप बहुत ही आराम से जानते हो। ऑनलाइन सिस्टम का क्या क्या फ़ायदा है भाई, सिंपल सी बात है, टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, पेपर वर्क बचेगा, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, बैंक अकाउंट की तरह है, फ़िज़िकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक में कर दिया, सेफ़ है बहुत ही ज़्यादा, कई सारे फ़ायदे डीमेट अकाउंट के हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसके फ़ायदे बता रहा है कि डीमेट अकाउंट के फ़ायदे जो हैं वो क्या हैं। और ये कुछ नहीं पढ़ना है हमें, ये कुछ नहीं है। और बाकी ये बता रहा है स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फेमस जो हैं वो 2 हैं। तो ये है। पहला है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी। सेंसेक्स क्या है, इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और ये क्या करता है, इट इज़ कैलकुलेट टेकिंग प्राइस ऑफ 30 स्टॉक अक्रॉस की सेक्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 30 कंपनियों के शेयर के बिहाफ पे प्राइस जो है आपको इंडिकेट Nifty करता है, 50। और वो करता है 50 के रिगार्डिंग। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। बाकी ये कुछ नहीं पढ़ना है हमें, ये पढ़ना है हमको सेबी। सेबी जो है क्या होता है, एक कल पढ़ लेंगे। हाँ ये कल पढ़ते हैं यार, वैसे भी अभी मन नहीं कर रहा, यही पढ़ेंगे कल, ये इम्पोर्टेंट भी है। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं खास, ख़त्म ही हो गया ये, चलो कोई नहीं।